हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग का एपिसोड नंबर 7 है। आज जो हम लोग का लेक्चर है वो एपिसोड नंबर 7 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है, ये हम लोग लेक्चर सीरीज कंटिन्यू जो कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का, है ना। और इसमें हम लोग ये जो लेक्चर है हम लोग का, वो आप थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ये वाला लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है ना, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, ये लेक्चर प्लानर है बेसिकली। ये क्या लिखा है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा हुआ है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर यूनिट एंड मेजरमेंट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस क्लास से हैं, है ना। आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सिर्फ 11th का पढ़ रहे हैं। हालांकि ये लेक्चर पे हम पहले ही क्लियर कर दें कि जो 11th का स्टूडेंट है वो भी ये लेक्चर देख सकता है। और इस लेक्चर में जैसे जब हम डिस्कस करेंगे ना ये डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन को, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन या फिर फॉर्मूला प्रूफ करके निकालना, फॉर्मूला डिराइव करके निकालना, है ना। उसके बाद फिर डिराइविंग रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटी एंड फाइंडिंग द फॉर्मूला, ये सारा एक ही चीज़ है। तो ये वाला जब आपको हम पढ़ाएंगे ना तो इसमें जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जेईई मेन लेवल तक का, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब जहाँ तक बात है जेईई एडवांस का, तो उसके लिए तो खैर अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला क्लास होगा, मतलब जेईई एडवांस का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि नीट में अगर जेईई एडवांस का भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सके। तो वो तो हम लोग जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब एक सिंगल वीडियो बनाएंगे, और उस सिंगल वीडियो में जो क्वेश्चंस आया हुआ है एडवांस में, उससे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपका नीट में काम आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी जो 11th का स्टूडेंट है, मतलब जो 11th प्लस नीट के लिए है या फिर सिर्फ 11th के लिए है, वो भी ये लेक्चर देख सकता है। और जेईई मेन वाला भी देख सकता है। इसमें सारा कंटेंट कवर होगा, जितना भी है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो भी बात हो सकता है हम सारा कवर करेंगे। यहाँ पर हम देखिए लिख भी दिए हैं कि 5 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन आपको हम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड कराएंगे, इसमें हर तरह का सवाल कवर हो जाएगा लगभग। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर का ले रहे हैं, पीएल मतलब प्रीवियस लेक्चर। एक क्वेश्चन अभी हम इसका नहीं करवाएंगे प्रीवियस लेक्चर का। तो जिन लोगों को सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है और ये क्वेश्चन लगा के ये क्लियर करना है, तो वो लोग वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। एक काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रहे थे, यूनिट कन्वर्जन आपको हम पढ़ा रहे थे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो उसमें एक तरह का क्वेश्चन रह गया था, तो उसी को हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखे हैं। तो उसी को हम लोग डिस्कस करके और आगे चलेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इस लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, जो भी हम इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, अगर आपको उसका हाथों से, मेरा हाथों से लिखा हुआ नोट्स चाहिए, अगर आपको जो भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं सब क्वेश्चन के साथ एवरीथिंग, नोट्स क्वेश्चन सब चीज़ अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज से इसका हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स हम अपलोड कर दिए हैं, वो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट एपिसोड नंबर 7 करके आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है जस्ट खोलते हुए, तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, जहाँ पर भी यूनिट एंड मेजरमेंट का आपको सीरीज दिखेगा, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है इस लेक्चर से रिलेटेड वो मिल जाएगा। तो ये सब सारा बात के साथ हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रात का बज रहा है 11:45 और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर। तो पहले हम लोग वो जो क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर का, पहले उसको ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो हम लोग मतलब आपको पहले ही बता दिए, हम ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट के ऊपर वाला क्वेश्चन है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो हम पढ़ा रहे थे उसी के ऊपर वाला ये क्वेश्चन है। और इसमें बोला है, ये वाला जो क्वेश्चन है हम क्यों ले रहे हैं इसको, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन जो हम एपिसोड नंबर 6 पढ़ा रहे थे उसमें हम ये इस टाइप वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए थे। हालांकि इसमें ऑप्शंस भी है, ठीक है, तो ऑप्शंस को हम लिखना यहाँ पर मिस कर गए हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास फाइल है इसमें ऑप्शंस छूट गया है, कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन का भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें दिया ही रहेगा। और आजकल तो स्कूल में भी आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ रहा है। खैर हम स्कूल का बात क्यों कर रहे हैं, तो मतलब जो लोग स्कूल में हैं वो लोग के लिए भी बोल दे रहे हैं, अगर वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वो लोग भी देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशली हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नीट जेईई मेन को टारगेट करते हुए है। ठीक है, जेईई मेन का भी लेवल, मतलब जेईई मेन नीट ऐसे अलग अलग नहीं होता है, पढ़ना पूरा फिजिक्स है। हाँ, बात यह है कि जेईई मेन का में जो एग्जाम टेम्परामेंट रहता है वो अलग है और नीट का एग्जाम टेम्परामेंट अलग है।
ठीक है। उसमें और एक और चीज़ है कि जेईई मेन का लेवल जो है, मतलब कि डिफ़िकल्टी लेवल, जिसमें आपका जो बेसिक मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल है वो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन नीट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन आपको पहले भी पता है कि जितना भी नीट एस्पिरेंट है वो सबको जेईई मेन लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए ऐसे अलग अलग नहीं होता है कि नीट का फिजिक्स अलग है, जेईई मेन का अलग है। हाँ, एग्जाम टेम्परामेंट वहाँ जो एस्पिरेंट है उसके लिए अलग अलग है, लेकिन सिलेबस सबको लगभग सेम पढ़ना है। एडवांस वाला बच्चा को भी कंटेंट कंटेंट जो है उसका उसका कंटेंट थोड़ा सा डिफर कर जाता है, जो एकदम एडवांस के लिए सिर्फ पढ़ता है। उसमें और भी बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा एड ऑन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता 19-20 का। ठीक है, तो खैर हम लोग वापस आते हैं। तो हम आपको यही बोलेंगे ईमानदारी से कि आप पूरा पढ़िए, ये मत करिए कि ये तो जेईई मेन के लिए, हम तो स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये सर जेईई मेन का पीवाईक्यू क्यों करवा रहे हैं। ऐसे ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम अपना आपको एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये एटीट्यूड आप में नहीं होना चाहिए। कंटेंट पूरा जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पूरा पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, तब जाके ही आपका फिजिक्स अच्छा हो पाएगा। ठीक है, चलिए आइए वापस आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट प्रपोज्ड इन विच यूनिट्स ऑफ मास अल्फा केजी, लेंथ बीटा मीटर, यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकंड। ठीक है, हाउ विल 5 जूल मेजर इन दिस न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम का बात कर रहा है, तो आपको हम एक कंसेप्ट बताए थे पिछले वाले क्लास में, ये सॉल्यूशन हम बता रहे हैं कि n1u1 इज इक्वल्स टू होता है n2u2, जहां पर ये जो n1 है वो न्यूमरिक वैल्यू होता है, n1 ये सब बताया हुआ है पहले क्लास में, ये यूनिट होता है, और इधर वाला जो आता है हम लोग का, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू सिस्टम। ये जो इधर दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड न्यू सिस्टम। तो आपको देखिए, आपको बेसिकली नया सिस्टम में न्यूमरिक वैल्यू पूछा है, तो n2 निकालना है। तो n2 को हम लोग लिख सकते हैं n1u1 बाई यहाँ से u2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये मेरे पास n2 का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको हम बता दिए थे कि इसको कैसे अरेंज करके लिखना है ये वाले को, तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो n2 इज इक्वल्स टू n1, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 बाई m2 का पावर a, उसके बाद L1 बाई L2 का पावर b, उसके बाद T1 बाई T2 का पावर c। ऐसे हम क्या किए, ये जो U1 था, U1 और U2 इसका यूनिट्स को लिख दिए। अब आपको पता है कि A B C क्वेश्चन में जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात किया है उसके हिसाब से लेना है। A B C क्या है पहले ये पता होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं A B C। और दूसरा चीज़ ये है कि जब हम लोग किसी सिस्टम को, मान लीजिए हम लोग अगर मास को केजी से ग्राम में बदल रहे हैं या फिर मास को ग्राम से केजी में बदल रहे हैं, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने में मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मतलब जो कि m होता है ना, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m, वो नहीं बदलता है। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है वो चेंज नहीं करता है, इसलिए जो फंडामेंटल का क्वांटिटी का पावर इधर होगा वही इधर होगा। ये सब बता दिया गया है। ठीक है, जो लोग को खाली डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन देखना है वो वीडियो आगे पार करके और डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये n1 को हम लोग डाल लेंगे। हम अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब हम पहले बता चुके हैं। n1 मतलब जो पुराना सिस्टम है, तो पुराना सिस्टम में आपको देखिए लिखा हुआ है 5 जूल, तो पुराना सिस्टम वाला जो न्यूमेरिक वैल्यू है 5 डाल देंगे हम लोग। m1 जो है आपका पुराना सिस्टम है, तो पुराना सिस्टम आपको जूल में दिया है और बताया नहीं कि पुराने सिस्टम का मास कितना है, नहीं बताया है, तो आपको बताया हम कि अपने से आपको 1 kg यूनिटी ले लेना है। जब नहीं मेंशन करेगा कि पुराने वाले सिस्टम में वैल्यूज़ कितना है, तो आपको अपने से यहाँ पर यूनिटी ले लेना है। और क्योंकि यहाँ पर ये जूल का बात किया है, तो क्योंकि ये SI यूनिट है, इसलिए आपको यहाँ पर जो पुराना वाला सिस्टम है, मतलब जो आपका N1U1 वाला सिस्टम है, उसमें आपको मास को kg में लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पहले वाला सिस्टम है वो जूल में ही दिया है, यानी SI में दिया है। ठीक, ये M2 यानी कि जो नया सिस्टम में जाना है, तो नया सिस्टम भी अल्फा केजी दिया है, तो नया सिस्टम में दे दिया M2, तो अल्फा केजी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पावर इसका है A, तो A लिख लिए। उसके बाद L1 यानी कि आपका जो L1 जो है वो आपका वही पुराना सिस्टम, तो पुराना सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो 1 ले लेना है। मीटर इसलिए लेना है क्योंकि पुराना सिस्टम SI में। ठीक, L2 क्या लिखेंगे, बीटा का पावर M, बीटा M, क्योंकि आपको देखिए L2 दिया हुआ है, बीटा M। नया सिस्टम जो है जिसमें आपको कन्वर्ट करना उसके बारे में बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया है, पढ़िए इसको ठीक से। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये नया सिस्टम के लिए दिया है, इसलिए हम नया सिस्टम में L2 को बीटा मीटर ले लिए। ठीक, पावर B। उसके बाद फिर T1 कितना दिया है, T1 आपका हो जाएगा 1 सेकंड, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 सेकंड। और जिस नए सिस्टम में हमको जाना है, तो नए सिस्टम में देखिए बोला है गामा सेकंड, तो हम लोग लिख लेंगे गामा सेकंड। ठीक है, पावर हो जाएगा C।
ये मेरे पास आया N2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ए बी और सी है, ए बी सी तीनों का वैल्यूज हम लोग डालेंगे। तो ए बी और सी कैसे निकालें, कैसे मालूम चलेगा, जूल में बात किया है, यानी कि जो आपका सिस्टम होगा वो वर्क होगा। भाई जूल है तो वर्क होगा ना। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स का तो होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, कॉस थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, उधर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, दिखने से उधर मतलब भी नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा तो ऐसे ही, कॉस थीटा जो है वो तो ऐसे ही डायमेंशनलेस होगा, तो उसका तो कहानी ऐसे ही खत्म ही होना है। तो कॉस थीटा को लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो यानी यहाँ से वर्क का कितना आ जाएगा, एम एल टी, एम एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर टी माइनस टू। तो ये आ जाएगा आपका वर्क का आ गया एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा बात समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरे पास ए का वैल्यू यहाँ से कितना मिल रहा है, ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल रहा है 1, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर 1 है, और बी का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल रहा है 2, क्योंकि इसका पावर 2 है, और सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल रहा है -2। तो ये तीन वैल्यूज हम लोग को ए बी और सी का मिल गया है। अब ये तीनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सिंपल सॉल्व कर देंगे, तो जो हमसे न्यूमेरिक वैल्यू पूछा है निकल जाएगा। आइए पुट करते हैं। तो यहाँ से N2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं, तो 5 दिया हुआ था ना न्यूमेरिक वैल्यू पहले वाले सिस्टम का, 5 ले लेते हैं। 1 kg, अब 1 kg कट जाएगा, यहाँ से अल्फा बचेगा, अल्फा तो बचेगा ही। ए का वैल्यू कितना है 1, तो ए के प्लेस पे हम लोग डाल दिए 1, ओके। उसके बाद यहाँ से मीटर कटेगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बी का वैल्यू कितना है 2, तो बी की जगह हम लोग डाल देंगे, बी की जगह हम लोग डाल देंगे 2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यानी कि आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन गामा। और यहाँ पर पावर देखिए सी का कितना दिया है -2, तो यानी इसको हम लोग ले लेंगे -2। अब यहाँ से N2 अगर हम लोग देखेंगे, अरे रे 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 रे, N2 यहाँ से देखेंगे तो 5 तो है ही, अल्फा जो है ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा का पावर -1 ऑप्शन मिलाने के लिए, ठीक है, अल्फा को पलट दिए, तो अल्फा का पावर 1 था तो ऊपर जाके क्या हो गया -1। वैसे ही बीटा का पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर जाके हो जाएगा -2, और ये गामा ऐसे नेगेटिव है, पलटेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी गामा का पावर 2। ये आपका आ गया नया सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू। तो ऐसे आपको इस तरह का करना है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू आ गया आपका नया सिस्टम में। तो कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि न्यूमेरिक वैल्यू इस टाइप का अजीब सा आएगा, है ना। आप 4 ऑप्शन में भी दिया था, 4 ऑप्शन जो था इसमें, किसी में यहाँ पर 1 लिख दिया था, किसी में यहाँ पर 2 लिख दिया था, उस तरह से 4 ऑप्शन था। तो ऑप्शन 4 आप देख के और टिक कर सकते थे, ये सही आंसर होता, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस टाइप का भी क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन से आ सकता है, इसलिए आपको हम पहले ही बता दिए ये। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं। तो गाइस हम लोग अभी बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, और डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन में हम लोग पहले समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखा रहता है डिड्यूसिंग। डिड्यूसिंग मतलब लेके आना, रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अलग अलग अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन लेके आना, ठीक है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये एक हो गया, ऐसे भी हो जाएगा, और इसी को लिखा रहता है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब ये जान करके कि जो आपको पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फोर्स है चाहे वो एक्सेलरेशन है, वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस चीज़ को देख करके एक नया फॉर्मूला निकालना। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि फोर्स डिपेंड करता है मास पे, फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, तो बताइए फोर्स का नया फॉर्मूला क्या होगा। तो मतलब कि रिलेशन निकालने हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। आइए हम लोग करके देखते हैं इसको, ठीक है। टड़ना टड़ना, हाँ, तो हम लोग देखते हैं, आइए वापस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, डेरिवेशन मतलब वही यार कि सॉल्व करके उसको लाना, लेकिन डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन तो करना है, मतलब कि नया नया फॉर्मूला निकालना है, ये जान करके कि वो जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। और एक चीज़ और है इसमें कि डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से, डायरेक्टली नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से समझते हैं। अब ये आपको पता होगा कि ये जो है तीसरा एप्लीकेशन है, आप जो पढ़ रहे हैं उतना दिन से, जो आप पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस जो पढ़े हैं उसका ये तीसरा एप्लीकेशन हो जाएगा। इससे पहले 2 एप्लीकेशन हम लोग बात कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। बाई यूजिंग द होमोजेनिटी
होमोजेनिटी भी यूज होगा इसमें। बाय यूजिंग द होमोजेनिटी प्रिंसिपल वी विल बी एबल टू establish formula between physical quantities by knowing on which quantities they depend। क्या लिखा है इसमें? बाय यूजिंग द होमोजेनिटी प्रिंसिपल वी विल बी एबल टू एस्टेब्लिश फॉर्मूला बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय नोइंग ऑन विच क्वांटिटीज दे डिपेंड। मतलब अलग अलग फिजिकल मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, विल बी एबल टू एस्टेब्लिश फॉर्मूला बिटवीन फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। By using the principle of homogeneity, we will be able to establish formula for physical quantity by knowing on which quantities it depend। By knowing on which quantity it depend, they depend चलेगा उतना इंग्लिश, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो फोर्स और किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इस चीज को हम लोग कंपाइल करके और फिर फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। बिना एग्जांपल के ये समझ में नहीं आएगा। अब आप बोलिएगा सर इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहाँ यूज होगा, तो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में अभी हम बताएंगे। हालांकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसे यूज होगा कि LHS और जो आपका RHS होगा वो दोनों एक दूसरे से डायमेंशनली इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग MLT -2 इधर आ रहा है, तो इधर भी क्या आएगा MLT -2। बस यही यूज होगा। बोलिएगा ये तो बहुत छोटा सा बात था, हाँ तो यही छोटा सा बात हम लोग को डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन करते वक्त यूज करना है। और ये बात कहाँ से निकल के आता है कि अगर इधर फोर्स है तो इधर भी फोर्स होगा, ये बात तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही निकल के आता है कि नहीं। चलिए आइए वापस आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करने वाले, एक सवाल लेने वाले बेसिकली, ठीक है। सवाल के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको, है ना। तो सवाल ये है, बोला है इसमें फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स डिपेंड्स ऑन, एक बढ़िया सवाल लास्ट में इसका हम आपको करवाएंगे। जो 5वां नंबर सवाल होगा बहुत अच्छा सवाल होगा, ठीक है, बढ़िया सवाल होगा जिसमें डाउट सबको आता है, मतलब रेगुलर। तो वो क्वेश्चन आप जरूर से देखिएगा। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, देन डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए फोर्स का फॉर्मूला निकालिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए निकालते हैं हम लोग, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। आइए इधर निकालते हैं, इसको मिटा रहे हैं तो समझने के लिए था, ये तो समझने के लिए था, इस तरफ हम निकालते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, और देखते हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए, फिर आपको बता दिए हम जैसे कि बढ़िया सवाल लेक्चर में हम लोग मतलब बढ़िया इससे सवाल क्या है, मतलब कि आप अगर 1-2 सीख गए आप तो आप खुद समझ जाइएगा कि मुद्दा क्या है, ठीक है। तो बहुत भारी क्वेश्चन इससे नहीं आ रहा है, और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है इससे नीट में भी क्वेश्चन आया है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया है, और एक बढ़िया सवाल मॉड्यूल का है जो कि हम आपको 5वां नंबर सवाल जो है उसको डिस्कस करेंगे। आइए वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या बोला है कि जो फोर्स है, सॉल्यूशन से ही समझ में आएगा कि ये टॉपिक क्या है। फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, लिखा है फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे। लेकिन मास पे वो कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या मास का पावर बताया है? नहीं बताया है। तो मास का पावर नहीं बताया तो उसको हम एक काम करते हैं कि ए ले लेते हैं। पावर नहीं बताया तो ए ले लिए। उसके बाद बोला है कि फोर्स एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या हमको बताया है कि एक्सेलरेशन का पावर कितना है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है? नहीं बताया है। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन का पावर बी के, क्योंकि एक्सेलरेशन का कितना पावर है, पावर 1 है, 2 है, 3 है, वो जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए हम लोग अपने से पावर क्या मान लेंगे? बी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में कंबाइन कर देंगे। तो वहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा?
f इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर, सॉरी, f इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a का पावर b। यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा k। और ध्यान रखना है अभी आपको, हम ये जो सवाल करवा रहे हैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए आराम से इसको पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, तभी जा करके आपसे जो 5वां सवाल है इस लेक्चर का, आखिरी सवाल, तब वो जाके आपसे सही होगा। अगर आप ये पूरा जो ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी थ्योरी चल रहा है, दिस इज थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक, ये टॉपिक का थ्योरी चल रहा है, ठीक है। और आप थ्योरी अगर ढंग से नहीं समझिएगा तो जहां कंसेप्चुअल सवाल आएगा, जहां थोड़ा सा घुमा के बात करेगा, जहां थोड़ा इन डेप्थ जाने का बात करेगा, वहां गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखना नहीं है, पहले आपको ध्यान से सुनना है जो हम बोल रहे हैं, फर्स्ट लिसन दिस, उसके बाद आप लिखिएगा। पढ़ते पढ़ते साथ में नहीं लिखना है, पहले आपको देख लेना है, फिर जब हम बोलेंगे कि लिखिए तब आपको लिखना है वीडियो पॉज करके। लेकिन अभी हम आपको कुछ बोल भी रहे हैं, दैट उसको भी आपको सुनना है विथ आई कॉन्टैक्ट, तब आपको सब बात समझ में आएगा और आपसे सवाल गलत नहीं होगा और आपको टॉपिक याद रहेगा बकायदे। नहीं तो पता है अगर आप देखते देखते लिखिएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इधर क्या चल रहा था। आइए वापस आते हैं तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट आएगा, ये आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा साइंस है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक इक्वल टू देते हैं और एक कांस्टेंट, दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा m का पावर a का पावर b, मतलब एक्सेलरेशन, मास का पावर a, एक्सेलरेशन का पावर b। अब देखिए आपको ना यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस करने आना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो मास होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2, क्योंकि वो यूज होगा यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर यूज किए, फोर्स का लिख लिए यहाँ पर, सॉरी मास का बोल दिए, फोर्स का हम लोग लिख लिए mLT-2 और ये कांस्टेंट के। अब ध्यान रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको तभी से उतना भाषण दिए, के जो है ना, के जो यहाँ पर कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब के का कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब जब भी हम लोग डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, एक सेकंड, हाँ, जब भी हम लोग डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन से फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें जो हम लोग का प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद जो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट जो भी होगा इसका वैल्यू, अब इसका क्या वैल्यू होगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, इसका के का वैल्यू क्या होगा ये तो नहीं मालूम। तो ये एक कमी भी है इसमें कि के का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट तो है वो लेकिन वैल्यू कितना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस होना चाहिए। क्यों हम बता रहे हैं अभी आराम से, तो ये के को के लिख देंगे ऐसे ही, मास जो है m, उसके जगह पे हम लोग लिख देंगे m, पावर कितना होगा इसका a, और ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशन मालूम होगा, होता है LT-2, ये सब पता होना चाहिए। इसका पावर यहाँ पर b था तो इसलिए हम लिख दिए b। अब यहाँ से हो जाएगा mLT-2, k तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद हो जाएगा m का पावर a, l का पावर b, t का पावर -2b। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये b जो था उसको अंदर ले गए। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना मिल रहा है 1, तो a का वैल्यू मिल रहा है 1। उसके बाद आप देख सकते हैं कि b का वैल्यू कितना मिल रहा है, l को l से कंपेयर करना है तो l को l से कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू कितना मिल रहा है 1, यानी b का वैल्यू मिल रहा है 1, यानी a भी 1 और b भी 1, दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो अब आप वापस आइएगा इसमें, ये आपको मिल गया है और भी, वापस आइएगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, 1 नहीं 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको और ये वाले जो आप निकाले हैं इसको आप मान लीजिए 4th। तो पुटिंग 4 in 3, पुटिंग 4 in 3 यहां करते हैं, पुटिंग 4 in 3। ठीक है, 4 को 3 में पुट कर, ये मिटा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ये मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, हेडिंग तो आप लिख चुके होंगे है ना, इसको मिटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे का बात हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, पुटिंग 4 in 3, पुटिंग 4 in 3, 4 को हम डालने वाले हैं कहाँ 3 में, तो यहां से क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल्स टू के m का पावर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू 1 और जो मेरे पास एक्सेलरेशन है उसका पावर में है b, वो भी 1, तो F बराबर आ गया KMA। ये आ गया आपका F का फॉर्मूला KMA, F का फॉर्मूला आ गया KMA, जहां पर जो K है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको बताएं ये थ्योरी क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि एग्जाम्पल हम लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, K जो है ना वो कांस्टेंट तो है लेकिन ये ध्यान रखना है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब है
कि के का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, बस ये कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 6 पाई हो गया, पाई हो गया, है ना, इस तरह का पाई हो गया, या फिर आपका 2 हो गया, तो के का कुछ ऐसा वैल्यू होगा, बस एक न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं आना चाहिए के का, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप अच्छा देखिए, के एक और पॉइंट है, के कैनॉट बी जस्टिफाइड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि एकदम सही बात है। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग के बारे पता नहीं लगा सकते हैं। क्या डायमेंशनल एनालिसिस या फिर ये जो आपका मेथड है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, क्या इस मेथड की मदद से हम बता सकते हैं ये के कितना है? नहीं। हाँ, हम लोग को वो अलग पता है कि हम लोग बचपन क्लासेस में पढ़े कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, यानी कि ये जो K है इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, यूनिटी होगा। लेकिन क्या ये वाले तरीके से मालूम चल रहा है कि K का वैल्यू यूनिटी होगा? इस वाले तरीके से हमको बताया गया कि फोर्स मास और इस पर डिपेंड कर रहा है, तो A और B तो हम निकाल लिए, लेकिन क्या K निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। तो ये एक कमी है डायमेंशन का, कि ये कभी भी ये जो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसके बारे जानकारी नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कांस्टेंट हमने लिखे हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब इसके पास यूनिट डायमेंशन दोनों नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये जो आपका मेथड से फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये फॉर्मूला सही होगा। सही तो है ये फॉर्मूला, लेकिन अधूरा है। ये फॉर्मूला सही है, अधूरा कैसे है? क्योंकि हमको के बारे पता नहीं चल रहा है कि उसका वैल्यू कितना होगा। क्लियर है? हाँ, ये बात पक्का है कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, तभी ये फॉर्मूला को हम सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सवाल, ये जो आपको हम बताएं लास्ट में थ्योरी, आपको लिखना है कॉपी में प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और इसको सीखते हैं और कैसे ड्राइव करना है। मेथड क्लियर होगा, आपको कुछ नहीं करना है, जिस पे जो डिपेंड कर रहा है पावर ए और बी क्यों लिए हम बता दिए, क्योंकि हमको नहीं बताया था कि फोर्स जो है वो मास का पावर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन का पावर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आगे चला जाए, ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइए, तो ये वाला जो आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है डेराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। मतलब मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि r रेडियस का सर्कल में चक्कर काट रहा है, उस पार्टिकल का मास m है, ठीक है। और हमको क्या करना है, उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला निकालना। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये तो आपको लिए जानना भी जरूरी नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। ये वाला था आपका 9th क्लास में भी था एक बार, ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पत्थर है और वो पत्थर को ऐसे से हम घुमा रहे हैं, तो वो पत्थर को, जब पत्थर ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कल कवर कर रहा है, तो उसको सेंटर की ओर एक फोर्स मिल रहा है। हल्का सा बताते हैं सेंट्रीपिटल के बारे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, तब उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से एक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। जैसे ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो उसको सेंटर की ओर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता होगा, जिसकी वजह से वो घूमते रहता है। और यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर ऐसे फोर्स मिलेगा। तो ये फोर्स हमेशा क्योंकि सेंटर की तरफ लगता है, मतलब न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स जो कि हमेशा सेंटर की तरफ लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ पर सन है और सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ को हमेशा सन की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है, लेकिन हमेशा सन की तरफ मिलता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर ऐसे लगता है, और जब अर्थ यहाँ जाता है तो भी ये फोर्स ऐसे लगता है। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा फोर्स हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जब पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसी का एक फॉर्मूला होता है बहुत फेमस सा, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम चाहेंगे तो ये जो फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं mv²/r। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस कितना है ये चार्ज पार्टिकल का? r। अगर हम चाहें तो यहाँ भी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं mv²/r। अब ये mv² क्या है? r का मतलब है ये जो सर्कल है उसका रेडियस, v का मतलब है पार्टिकल का चलने का स्पीड, और m का मतलब है उस घूमता हुआ पार्टिकल का मास, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हर वो जगह पे लगेगा जहां पर पार्टिकल सर्कल में घूमता है और सेंटर के तरफ उसको एक अट्रैक्शन, एक फोर्स मिलता है, वहां पर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। तो हम लोग को उसी का फॉर्मूला, और सेंट्रीपिटल का हमेशा यही फॉर्मूला होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन का केस हो चाहे ये केस हो, हमेशा सेंट्रीपिटल का यही फॉर्मूला होगा mv²/r, जहां पर m का मतलब
घूमता हुआ पार्टिकल का मास, v का मतलब उस पार्टिकल का स्पीड, r का मतलब जिस रेडियस में वो घूम रहा है, क्योंकि रेडियस तो हमेशा ही होना है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वहीं लगना है जहां पर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होगा। ठीक है, तो हम लोग को उसी का फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला हम लोग को पता है mv²/r, लेकिन अभी हम लोग डिराइव भी करेंगे, इससे आ भी जाएगा, लेकिन अधूरा आएगा। यही प्रॉब्लम है डायमेंशन का, अधूरा आएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सॉल्यूशन इसका पहले है, यहाँ पहले बोला है कि फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको एफसी भी लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को एफसी, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मास का पावर मास पे डिपेंड कर रहा है, पहला ये हो गया। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स फिर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये हो गया। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर c, यानी ये तीन मेरे पास रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तीनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो यहां से क्या मिलेगा, F सेंट्रीपिटल इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां से एक कांस्टेंट मिलेगा हम लोग को k, m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c। अब ये कांस्टेंट जो आया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बारे फिर से हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा कि इसका वैल्यू कितना है। यही सबसे बड़ा कमी है इसका, ये जो कांस्टेंट आता है इसमें उसके बारे कोई इंफॉर्मेशन डायमेंशनल एनालिसिस नहीं दे पाता है। ठीक है, तो यहां से तो ये तो आ गया मेरे पास, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ए, बी और सी के बारे में सोचना है। तो ए, बी और सी जो है मेरे पास, ए, बी, सी, वो तो हमको बहुत आसानी से मिल ही जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि चाहे कोई भी फोर्स है दुनिया का, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, हर फोर्स का डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, MLT-2। दुनिया में जितना भी फोर्स है सारा फोर्स का डायमेंशनल एनालिसिस होता है MLT-2। तो यहां पर भी इस फोर्स की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, MLT-2। तो आइए यहां पर डालते हैं हम लोग। तो यहां से फिर क्या मिल जाएगा हम लोग को, अगर हम लोग यहां पर फोर्स को डाल देंगे तो यहां से मिल जाएगा MLT-2, और फिर यहां हो जाएगा k, तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो मास m लिखा है इसके जगह हम लोग डालेंगे m, इसका पावर हो जाएगा a। उसके बाद ये तो स्पीड है, और स्पीड का हम लोग को पता है होता है LT-1, तो यानी ये स्पीड की जगह हम लोग डाल दिए LT-1। पावर है इसका b, तो यहां पर हम लोग डाल देंगे b। और ये r तो रेडियस है, और रेडियस का हम लोग को मालूम है कितना होता है l, पावर हो जाएगा c, तो इसका पावर हो गया c। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के लिए इस इक्वेशन को पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, m का पावर a, l का पावर b माइनस t। अब हम डायरेक्ट करते हैं, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये b यहाँ जाएगा, c यहाँ जाएगा, तो b प्लस c। ठीक है, और फिर ये t यहाँ जब चला जाएगा तो t का पावर माइनस b, तो यहाँ से मिल जाएगा MLT-2। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल रहा है, a का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 1, और b प्लस c इक्वल टू कितना मिल रहा है 1। और एक और चीज, माइनस बी इक्वल टू क्या मिल रहा है, -2, यानी कि यहां से हम लोग को b का वैल्यू एक और मिल रहा है 2। ओके, तो b का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहां पर एक काम करते हैं कि b को 2 डाल देते हैं। तो b को अगर हम लोग 2 डालेंगे तो c का वैल्यू भी निकल जाएगा। भाई कुछ नहीं किए यार, यहां पर b का वैल्यू निकाले 2, तो इस b की जगह 2 डाल दिए, तो c का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहां से -1। तो c का वैल्यू भी निकल गया, b का वैल्यू भी निकल गया, a का वैल्यू भी। अब तीनों को यहाँ पर चिपका देना है बस। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ऊपर वाला मिटा देते हैं, और फिर से इसमें वही निकल के, ये आसान सवाल था, कुछ बहुत भारी इसमें था नहीं। ठीक है, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फटाफट पार कर सकते हैं। और इस लेक्चर का जो आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के, सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ के पहले उसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, कि जो लेक्चर में हम बार बार जो बात हाईलाइट किए हैं वो आपसे बनता है कि नहीं। अगर आपसे ये सब बन जा रहा है तो पार करिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां क्वेश्चन पे जाइए इसका, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आखिरी इस लेक्चर का आखिरी सवाल, उसको लगाइए जा करके, अगर ये सब आपसे हो जा रहा है तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, FC इक्वल्स टू K, और यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 1, तो A की जगह हम लोग डाल देंगे 1, तो यहाँ पर A हो जाएगा 1। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 2, तो जहाँ पर B है उसकी जगह हम लोग डाल देंगे 2, और C का वैल्यू है -1, यानी कि R का पावर -1। तो FC यहाँ से कितना आ जाएगा, K mv²/r। ये मेरे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ये मेरे पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, K mv²/r। K mv, अब देखिए यहाँ पर आ गया mv²/r तो आ गया, लेकिन क्या K के बारे हम पता कर पाए, नहीं। यही सबसे बड़ा कमी है डायमेंशनल एनालिसिस का, कि जो कांस्टेंट है उसके बारे ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, और ये फॉर्मूला एज इट इज यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर कांस्टेंट हम नहीं बता पाएंगे,
और यही कमी हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस का। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया भाई, बहुत आसान था। ए का वैल्यू हम निकाल लिए 1, उसको यहाँ डाल दिए 1, ठीक है। ए की जगह पे हम डाल दिए 1। उसके बाद बी का वैल्यू हम लोग निकाले थे 2, तो बी की जगह पे हम लोग डाल दिए 2। और सी का वैल्यू हम लोग निकाले थे -1, सी की जगह हम लोग डाल दिए -1। आर को भेज दिए नीचे, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट सामने आ गया, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है। और आपको पहले ही हम बोल चुके हैं कि अगर इस लेक्चर का आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, वहां से आपको इस लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा एकदम लिखा हुआ फॉर्म में। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल जो हम इसके ऊपर लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसका लेवल एक बार आपको हम जस्टिफाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग लेने वाले हैं वो भी बहुत कोई भारी सवाल नहीं है, ठीक है। इसमें भी बस हम लोग सिंपल ही है। 4 और 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर भी हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ये भी कोई बहुत भारी सवाल नहीं है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बस आपको डायमेंशन आए तो आपका काम बन जाए बस। मतलब डायमेंशन आना चाहिए और ये जो मेथड है ये क्लियर होना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में बोला गया है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का पावर A, रेजिस्टेंस का पावर B के, और आपको कुछ नहीं करना है, बताना है A और B। तो अगर आपको ओम्स लॉ आता है तब तो आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR। तो उस लॉजिक से I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V, और ये मान लेते हैं कि हमको R को नीचे भेज देंगे तो V/R हो जाएगा, तो V R का पावर -1, ठीक है। तो हमको साफ साफ दिख रहा होगा कि A का वैल्यू कितना है 1 और B का वैल्यू है -1। सीधा सीधी भाई A कौन हो जाएगा, A ये वाला हो जाएगा। A का वैल्यू 1 और B इसको ऊपर ले गया तो B ये हो गया -1, खत्म। तो ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन अभी इसको हम लोग डायमेंशनल मेथड से करेंगे, ठीक है। और ये लगभग हर मॉड्यूल में ये सवाल दिया हुआ है, तो इसको डायमेंशनल मेथड से अभी हम लोग करके देखने वाले हैं। आइए करके देखते हैं डायमेंशनल मेथड से इसको फटाफट कि डायमेंशनल मेथड से ये कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन में देखते हैं इसका। पहले हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल्स टू K, V का पावर A, R का पावर B, जहां पर R क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और V वोल्टेज है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। V को हम लोग लिख सकते हैं W/Q, और वर्क आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, cos थीटा भी होता है। चार्ज का होगा IT, करंट इंटू टाइम, ठीक है। हम पोटेंशियल का यहाँ पर आपको हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखा रहे हैं, फटाफट करते हैं। तो MLT - 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का होगा L बटे में, करंट का एम्पियर होगा, टाइम का हो जाएगा T, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ML² T - 3 A - 1। क्या किए, कुछ नहीं भाई, ये सबको ऊपर ले गए। तो ये मेरे पास किसका आ गया, ये मेरे पास आ गया वोल्टेज का, ये मेरे पास आ गया वोल्टेज का, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे, आइए यहाँ देखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल, आप ओम्स लॉ ही यूज़ कर सकते हैं चाहे तो डायरेक्ट, आप यहाँ पर डायरेक्ट चाहे तो आप यहाँ ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टेंस का निकालने के लिए। तो V इज इक्वल्स टू होता है IR, V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो R इज इक्वल्स टू होगा V/I। तो इससे आप रेजिस्टेंस का यहाँ निकाल के फिर डाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो वोल्टेज का हम लोग निकाल चुके हैं ML² T - 3 A - 1, और करंट का होता है एम्पियर, ओके। अब ये एम्पियर को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो यहां से रेजिस्टेंस का कितना आ जाएगा, ML² T - 3 A - 2। ये आ गया मेरे पास किसका, रेजिस्टेंस का। कैमरा में सब बढ़िया दिख रहा है, यस। अब यहां से हम लोग ये R और V दोनों का डायमेंशन निकाल चुके हैं, जिसको कि हम लोग यहां यूज करने वाले हैं। आइए करते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग पुटिंग, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये वाले को हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग 2 और 3 इन किसमें, 1 में डालेंगे। तो 1 में डालने पे यहां से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू K V का पावर A, R का पावर B, ठीक है। तो यहां से I करंट है तो उसका क्या होता है, एम्पियर होता है, K ऐसा ही रहेगा। और वोल्टेज का हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा वोल्टेज का, ML² T - 3 A - 1, पावर कितना है इसका, A, तो पावर हम लोग ले लिए A। और रेजिस्टेंस का हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा, रेजिस्टेंस का है ML² T - 3 A - 2, पावर कितना है इसका, B, ठीक है। उस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यस। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ओके। तो ये आ गया हम लोग का, रेजिस्टेंस के प्लेस पे हम लोग ये डाल दिए। अब कुछ नहीं करना है, बस जितना है जो A और B है उसको अंदर भेज देना है, और अंदर भेज के इस इक्वेशन को क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई। आइए यहाँ करते हैं, बस A और B जस्टिफाई करना है, और आपको हम पहले ही निकाल के दिखा चुके हैं कि A और B कितना आने वाला है, ठीक है।
देखिए, तो यहां से ए तो ऐसे ही रहेगा, के तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ना इस तरफ आप देख सकते हैं कि ना m है ना l है ना t है ना कुछ नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, a का पावर कितना, a का पावर तो 1 है। ये हम LHS के लिए वैसे लिखे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड को हम वैसे लिख दिए हैं। ठीक, बाकी टर्म्स को ऐसे ही कॉपी कर देना है। फिर से ये कांस्टेंट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर k तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं m का पावर a, l का पावर 2a, t का पावर -3a, उसके बाद a का पावर -a। सिमिलरली इन सब के लिए m का पावर b, l का पावर 2b, t का पावर -3b, t का पावर -3b और a का पावर -2b। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, k तो ऐसे ही रहेगा, m का पावर a प्लस b, l का पावर 2a प्लस 2b और t का पावर -3a -3b, a का पावर -a -2b। ठीक है, और यहाँ m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, a का पावर 1। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये तो बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं किए, बेस सेम था t का तो पावर ऐड हो गया, यहाँ पर भी l और l का बेस सेम था तो पावर ऐड हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0। और क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। और क्या मिलेगा, -3a -3b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू मिल रहा है -b, यानी जो भी a का वैल्यू होगा -b के बराबर होगा। ठीक है, इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो 2a तो ऐसे ही रहने देते हैं, a की जगह डाल देते हैं -b, यहाँ से a की जगह पे -b प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी कि -2b प्लस 2b। अरे रे, तो इक्वेशन जो है आपका कंप्लीटली कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कोई दूसरा उठाते हैं फिर यहाँ से, तो कैंसिल होकर 0 दे दे रहा है। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई थोड़ी करवाना है हम लोग को। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -a -2b इक्वल्स टू 1। अब जहाँ पर a है उसके जगह हम लोग डाल देते हैं -b -2b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा b -2b इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा -b इक्वल्स टू 1, यानी b इक्वल्स टू -1। तो b का वैल्यू साफ साफ आ रहा है कितना, -1। और a का वैल्यू हम लोग अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, b निकल ही चुका है, तो a इक्वल टू माइनस और ये b के जगह पे -1, यानी a का वैल्यू आएगा 1। तो वही देखिए आपका आंसर आ गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1। तो यहाँ से आप डाल सकते हैं इसको, फिर यहाँ से, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू था k v का पावर a r का पावर b, यही था, k v का पावर a r का पावर b। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ से साफ साफ मिल रहा है k a कितना होगा 1, b कितना होगा -1। तो यहाँ से k v बाई r, तो v इज इक्वल्स टू आई आर। देखिए फिर से कांस्टेंट नहीं मालूम चल रहा है, v इज इक्वल्स टू आई आर वगैरह तो आ जा रहा है, बट कांस्टेंट के बारे में देखिए, यहाँ पर v r नीचे चला गया। तो हम लोग को पता है कि v i इज इक्वल टू होता है v बाई आर, लेकिन क्या k के बारे में बता पाया, ये नहीं बता पाया, यही इसका कमी है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, यहीं तक आंसर है, तो हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे थे। तो आपको उम्मीद करते हैं ये टॉपिक पूरा 100% क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर 2 सवाल और लेना है। एक वैसा सवाल लेना है जो नीट PYQ में आ रहा है, जिसमें बच्चा लोग एक डाउट पूछता है सिंपल सा, तो उसको डिस्कस करना है। और 5वां जो बढ़िया वाला सवाल है उसको हम लोग को डिस्कस करना है। आइए करते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दे। ओके, चलिए अब वो जो 2 सवाल है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फटाफट। ठीक है, एक सवाल वो लेंगे हम जो कि आपका नीट PYQ में वैसा क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, और एक 5वां सवाल लेंगे जो कि थोड़ा सा बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मेरे पास है पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन बहुत सारा आपको नीट PYQ में मिल जाएगा, ये 2-3 बार हम बोल चुके हैं। इफ एनर्जी E, लेंथ L एंड टाइम T, लेंथ L एंड टाइम T, ठीक है, are taken as fundamental quantities, ठीक है, quantities, the dimensional formula
ठीक है, ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते होंगे कैपिटल जी को बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शंस हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। तो इसको कैसे करना है, ठीक है, हम लोग देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में बोला है मेरे पास कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब होता है कैपिटल जी, उसी का हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको पता है, बोला है कि इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग ले लेते हैं कि कैपिटल जी जो है। अब इसमें डाउट बच्चा लोग क्या पूछता है, क्वेश्चन लिखा है कि एनर्जी ई, लेंथ एल, टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सबको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी लिए हैं। अब यहां पर पहला डाउट यह था कि सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे हो सकता है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो सिर्फ 7 होता है, लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, सिर्फ ये 7 होता है। तो ये फंडामेंटल कैसे हो गया। बोला जा रहा है कि उसको मान लीजिए फंडामेंटल, उसको मान लीजिए फंडामेंटल। तो आपको मान लेना है फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। बोला है इफ मान लीजिए, अगर मान ले, तो इसको मतलब मान लेना है फॉर दिस क्वेश्चन। अब वो खुद बोला है इसमें, तो मान लिया जाए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए वैसा बोला गया है, ऐसा नहीं कह रहा है वो आर फंडा यही फंडामेंटल होता है। वो रहा है इस क्वेश्चन में मान के अगर बनाया जाए तो इसका क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मान लेना है, उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बोला है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। अब कैपिटल जी का अगर पूछा है तो यानी कि हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि कैपिटल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, लेकिन कैसे नहीं पता, तो पावर ए ले लिए। उसके बाद कैपिटल जी प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी, कैपिटल जी प्रोपोर्शनल है टाइम के, कैसे नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो लेंथ पे प्रोपोर्शनल, नहीं मालूम तो बी ले लिए। फिर कैपिटल जी प्रोपोर्शनल है टाइम के, नहीं मालूम कैसे रिलेटेड है, तो नहीं मालूम है तो यानी कि ले लेते हैं टाइम का पावर सी। अब यहां से हम लोग हटा देंगे प्रोपोर्शनलिटी, तो इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट फिर से डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। इसका कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, बस एक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ई का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर सी, ओके। अब कैपिटल जी का आपको पहले डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए पहले इस सवाल के लिए, तो यहां पर हम निकाल देते हैं। 9th क्लास में था हालांकि ये। F बराबर होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, इसी से निकालना था। तो कैपिटल जी बराबर होगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। ये 9th क्लास में एक चैप्टर था आपका न्यूटन्स लॉज, सॉरी ग्रेविटेशन करके उसमें ये वाला होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये तो सबको आना चाहिए, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, कुछ बहुत भारी इसमें भरकम नहीं इसमें लिखा है। तो फोर्स का हो जाएगा आपका फोर्स का हो जाएगा mlt - 2, डिस्टेंस का हो जाएगा l स्क्वायर, मास का हो जाएगा m, और ये वाला भी मास का हो जाएगा m, ठीक है। अब यहाँ पर ये m से m हो जाएगा कैंसल, तो यानी कि m ऊपर जाके -1 हो जाएगा, l इंटू एल, l का पावर 3, t का पावर -2। तो ये मेरे पास आ गया कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर कैपिटल जी की जगह डालेंगे m - 1 l पावर 3 t -2, ये कैपिटल जी का हो गया। के ऐसा ही रहेगा। एनर्जी का आपको मालूम है होता है ml स्क्वायर t -2, पावर कितना है इसका a। लेंथ का आपको पता है होता है l, तो उसका पावर b। टाइम का आपको पता है होता है t, पावर c, ठीक। अब यहां से कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है, तो इसको लिख लेते हैं m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2, k ऐसा ही रहेगा। m का पावर a, ये यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा l का पावर 2a प्लस b, और फिर ये यहां चला जाएगा तो t का पावर -2a प्लस c, ठीक है। कुछ नहीं किए, a को अंदर भेज दिए सब में, ओके। तो यहां से आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना मिल रहा है -1, ये एक a का वैल्यू मिल रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि ये वाला इससे कंपेयर होगा, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, और एक और चीज की ये वाला इससे कंपेयर होगा, यानी कि -2a प्लस c इज इक्वल्स टू -2, ओके। क्लियर 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 क्लियर। अब यहाँ पे काम कीजिए, a को डाल दीजिए, तो a का वैल्यू कितना है मेरे पास -1, तो a की जगह पे -1 प्लस c इज इक्वल्स टू -2, यानी कि +2 मतलब कि 2 आ रहा है यहाँ से, प्लस c इज इक्वल्स टू -2, तो c का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है -4, तो ये c का वैल्यू आ गया, 2 उधर गया तो c का वैल्यू -4, c निकल गया है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग b भी निकाल सकते हैं, a को -1 डाल के, तो a को -1 डाल दिए, प्लस b इक्वल टू 3, ठीक है। -2 प्लस b इक्वल्स टू 3, यानी b का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है 5, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल। पावर से भी आप चेक कर सकते हैं, पावर से भी आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर डाल के। आइए यहाँ पर डाल लेते हैं, चलिए फाइनल यहाँ आंसर ही लिख लेते हैं। आइए यहाँ आंसर लिखते हैं, तो मेरे पास कितना आया है, G इज इक्वल्स टू K, तो ऐसे ही रहेगा। एनर्जी पावर A कितना है -1,
तो e का पावर -1, फिर l का पावर b कितना है 5, तो b का हो गया 5, उसके बाद फिर t का पावर c, तो c कितना है -4, तो c के जगह पे -4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है कैपिटल G का। तो यहां से आप देख सकते हैं e का पावर -1 5 t -4, -1 5 t -4, पहला ऑप्शन क्लियर है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, फिर से कांस्टेंट तो नहीं मालूम चल पाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर का लेते हैं, जो कि थोड़ा सा बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, एक कंसेप्चुअल सवाल है। आइए देखते हैं, मिटाते हैं इसको, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर वो वाला सवाल हम लिखते हैं आपके लिए, इसको लिख लीजिए, आप छाप लीजिए। अब क्वेश्चन देखने से तो बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको पॉज करके आराम से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा वो आपका हम एक बस प्रॉपर देख लेंगे कि किस के ऊपर, ऐसे तो हमको लग रहा है कि इसके बाद जो हम लेक्चर बनाने वाले वो एरर के ही ऊपर होगा मोस्ट प्रोबेबली, फिर भी हम एक बार देख लेंगे कि कौन सा इसके बाद प्रॉपर वीडियो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। और आप बताइए यार कि अगर आप लोग मतलब 11th में हैं या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हालांकि हम समझते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, और हम जो भी इसमें ना जो भी टॉपिक लेकर के आ रहे हैं उसमें से जितना भी प्रॉब्लम्स आता है सबको टॉपिक्स में, ठीक है, वो सारा प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो थोड़ा सा अच्छा सवाल होगा, कहीं कहीं पर इजी सवाल भी करवा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। लेकिन हम जो भी टॉपिक लेकर के आएंगे ना, हम पूरा कोशिश करेंगे उसमें से सारा चीज़ पढ़ा देने का, पूरा मेरा कोशिश रहेगा कि एक भी चीज़ उसमें से ना छूटे, अगर आप वीडियो में एंटर कर गए हैं टॉपिक देख करके। तो आइए आते हैं, ठीक है, और वन शॉट आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए वो सब भी बताइए कमेंट करके, ठीक है। ऐसे वन शॉट तो हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, पहले एक बार लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पर क्या है बोला है आपको क्वेश्चन में, सॉल्यूशन अब बताते हैं हम इसका आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन था, यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस कैन नॉट बी डेराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब इन चारों में से कौन सा हम लोग फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से नहीं डेराइव कर सकते हैं। अगर आप यहीं तक क्वेश्चन पढ़ें तो आपको लगेगा कि सिर्फ आप ये वाला ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में देखिए कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला क्या आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इसमें कांस्टेंट्स आ रहा है, देखिए 2 पाई इसमें कांस्टेंट है, 6 पाई इसमें कांस्टेंट है, और आपको पता है कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला आप डायमेंशन मेथड से निकालने जाएंगे तो आप बस ये निकाल पाएंगे k√l, ऐसा कुछ लेके आएंगे। क्या आप ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर 2 पाई भी होता है? नहीं पता। बहुत लोग क्या बोलेगा कि सर इसमें तो मतलब कि सर हमको लग रहा है सर कि खाली हम पहला वाला बोल रहा है कि कैनॉट, कौन सा नहीं कर सकते हैं, तो हमको तो लग रहा है सर ये तीनों हम कर सकते हैं, बट ये गलत है। आप ये तीनों डायमेंशन, और एक आपको पता है कि हम यहाँ पर पहले ही बोल चुके हैं कि ये एडवांस का जेईई एडवांस का सवाल हम इसमें नहीं ले रहे हैं, जेईई एडवांस का, तो जो भी हम सवाल लेंगे उसमें मल्टी करेक्ट नहीं रहेगा, सिंगल करेक्ट रहेगा। और मल्टी करेक्ट सवाल अगर रहेगा तो हम पहले ही बोल देंगे सिंगल करेक्ट होगा भाई। तो ये 3 ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता कि तीनों नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, अगर आप पढ़िए ठीक से तो हो सकता है बहुत लोग इसका तीनों आंसर दिया होगा, या फिर बहुत लोगों को डाउट ही हो गया होगा इसमें, ठीक है। इसका आंसर होगा फोर्थ कैसे होगा हम बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है ना, अच्छा ये न्यूटन्स लॉ वाला फॉर्मूला बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन नॉट बी डिराइव, कौन सा डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कम से कम पार्शियली ये फॉर्मूला तो आ जाएगा ना, के आएगा यहाँ पर हम जान रहे हैं, बट फॉर्मूला तो पहुंच जाएंगे। ये एफ फोर्स है, म्यू है यहाँ पर कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, वी है स्पीड, है ना, तो ये आपका आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं पता है भाई तो आगे पता चल जाएगा, कोई डरने वाला बात नहीं है। तो ये भी आ जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बहुत कुछ भारी नहीं है, फोर्स और ये सबका आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये सेकंड वाला है टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। कांस्टेंट के बारे में हम पता नहीं कर पाएंगे, क्या ये 2 पाई के बारे में पता लगा पाएंगे? नहीं पता लगा पाएंगे, हम बस यहीं तक पहुंच पाएंगे, हम ये 2 पाई के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। और क्वेश्चन में तो बोला है नेग्लेक्ट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, मतलब अगर आप कांस्टेंट नहीं मिला पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को भी पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से कांस्टेंट को नहीं लाया जा सकता है। यानी इस वाले फॉर्मूला को, यानी अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन को, तो इसके बारे में बोलेंगे v = √f/u कैन बी डिराइव्ड, क्योंकि इसमें तो कोई कांस्टेंट है भी नहीं। कांस्टेंट रहता तब ना, ये तो श्योर ड्राइव हो जाएगा, इसमें तो कोई कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला t = 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, इसके बारे में हम लोग बोलेंगे कैन बी डिराइव्ड, ये भी डिराइव हो सकता है। ये डिराइव कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई इसमें बोला है हम लोग को कि कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करने, तो डिराइव तो हो सकता है, ठीक है, कंप्लीटली डिराइव नहीं होगा, है ना, कंप्लीटली ड्राइव नहीं होगा, लेकिन कम से कम आधा तो ड्राइव हो जाएगा ना, ठीक है, ओके, कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करके। और तीसरा वाला जो है, ठीक है, ये वाला बात को मान के हम लोग चल रहे हैं, इसमें भी चल रहे हैं और इसमें भी वही बात मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद फिर लास्ट वाला है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, इसको ईटा पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको बताए थे पहले हम, ठीक है। इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आया ये वाला फॉर्मूला निकालने के ऊपर, तो इसको भी हम लोग ड्राइव कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, कैन बी ड्राइव्ड लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी कर लेंगे, कैन बी ड्राइव्ड, कैन बी ड्राइव्ड, ठीक है, क्योंकि इसका हमको डायमेंशन निकालने आता है ईटा का, है ना, ये सब निकल जाएगा, हो जाएगा। चौथा वाला जो है, चौथा वाला में प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैपिटल जी है, ठीक है, F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, इसमें ना ये जो कैपिटल जी है वो एक कांस्टेंट है, और ये जो कैपिटल जी कांस्टेंट है इसका डायमेंशन होता है। मतलब आपको याद करिए हम पढ़ाए थे कि इसमें जो K आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग ड्राइव करने जाएंगे तो कैसा आएगा, इसको मिटाते हैं एक बार हम, ठीक है। इसको एक बार तीसरे वाले और चौथे वाले को कंपेयर करते हैं, मिटा रहे इसको हम, ठीक है। मान लीजिए कि हम ड्राइव करते हैं ये वाला को, इसको करते हैं मान लीजिए, तो F बराबर 6 पाई ईटा आर वी को हम ड्राइव करने जाते हैं, तो मेरे पास आएगा F बराबर K ईटा आर वी, ऐसा कुछ आएगा, ये आएगा ना ड्राइव होकर, क्या ये 6 पाई पता चल जाएगा, नहीं ये आएगा। तो क्या ये कांस्टेंट कैसा है बताइए, ये कांस्टेंट है 6 पाई, और ये कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जब हम इसको ड्राइव करने जाएंगे ये वाले को, तो यहां पर G क्या है, नॉट अ डायमेंशन, नॉट अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इसके बारे में हमको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका डायमेंशन होता है, इसका यूनिट भी होता है कैपिटल जी का। और जब हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये फॉर्मूला निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला जब निकालेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से, तो आपको उधर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, दिख रहा है। हम लोग जब डायमेंशनल एनालिसिस से निकालेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और यहां पर जो K है, ये K कैसा होगा, कैपिटल जी। और आपको बताए थे कि जो K आता है K, वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस वाले फॉर्मूला में अभी जब इस फॉर्मूला को हम ड्राइव करने जाएंगे, तब जो यहाँ K होगा वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब इस K के पास डायमेंशन होगा। और अब देखिए यहाँ से फोर्स का आपको पता है होता है mlt-2, पता है कि नहीं, फोर्स देखिए सीधा देखिए, फोर्स का होता है mlt-2। क्या इन सबको सॉल्व करके mlt-2 आएगा, बताइए, क्या m1 m2 इसको सॉल्व करके mlt-2 आएगा, नहीं आएगा। यानी कि जब आप ये फॉर्मूला निकालिएगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला को जब आप डायमेंशन के मदद से निकालने जाइएगा, तो आप यहां पहुंचिएगा। दोबारा रिपीट करते हैं, ये वाले फॉर्मूला को जब आप डायमेंशन के मेथड से निकालने जाइएगा, तो आप यहां तक पहुंचिएगा, और यहां तक पहुंचने के बाद गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसका इधर तो mlt-2 आ रहा है, बट इस तरफ mlt-2 नहीं आएगा, क्योंकि आप ये K के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये आप सोचिए इसके बारे में, खुद से पहले दिमाग लगाइए, खुद बैठ के इस पर मंथन करिए, तब मुद्दा समझ में आएगा। तो ये वाला जो है ना, ये कैसा फॉर्मूला हो जाएगा, इनकरेक्ट फॉर्मूला, ये हो जाएगा इनकरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। क्या ये गलत होगा फॉर्मूला, ये हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे इस तक, क्या ये सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि जब आप इन तीनों को सॉल्व करिएगा तो इसका आता है मान लीजिए mlt-2, तो इन तीनों का भी क्या आ जाएगा, mlt-2। लेकिन इसमें इसका आएगा mlt-2, लेकिन क्या इसका mlt-2 आएगा, नहीं आएगा। यानी कि ये कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन होगा, इसलिए ये वाले फॉर्मूला को डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं ड्राइव किया जा सकता है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो सिर्फ फॉर्मूला जब लेके आता है तो एक कांस्टेंट लेके आता है, और वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तभी मेरे पास कोई फॉर्मूला को डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव करना सही होता है। अगर कोई ऐसा कांस्टेंट हो जिसके पास यूनिट हो और डायमेंशन हो, और उसको हम डिराइव करने जाएं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, तो हम कुछ ऐसा रिजल्ट पे पहुंचेंगे। कांस्टेंट कौन सा है वो तो पता नहीं कर पाएंगे हम, और मेरा फॉर्मूला देखिए साफ साफ गलत है ये, क्योंकि मास का होगा m, इसका भी होगा m। देखिए आप करके देखिए, यहाँ पर हम करते हैं, देखिए एक बार करके दिखाते हैं। आइए चलिए, इसमें टाइम दीजिए थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं फिर से। चलिए एक बार करके देखते हैं इसको, आइए एक बार करके देखते हैं इसको। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, मेरे पास मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर है, मान लेते हैं सही है ये, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको लिख देने में बता दिए ना, पर पूछा था कौन सा नहीं, तो इसको नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते, ये कंपेयर करते हैं।
पहले हम ईटा के बारे में आपको बता दें, ईटा का निकाल देते हैं, वो डायमेंशन ईटा का बता देते हैं निकाल के। एफ बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा का एक बार निकाल लीजिए, तब कंपेयर करते हैं। आइए, एफ बाई 6 पाई आर वी, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है। रेडियस आर मतलब रेडियस होता है, तो आर का हो जाएगा एल, और वी मतलब स्पीड होता है, तो इसका होता है एल टी माइनस 1। तो एल से एल हो जाएगा कैंसिल, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 तो रहेगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये आपका ईटा का होता है। ईटा का नहीं मालूम है तो यहीं से निकाल लीजिए, ईटा का निकल गया। आइए अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले लेते हैं ये वाला फॉर्मूला, पहले लेते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास क्या, 6 पाई ईटा आर वी, ये है। तो जब हम ड्राइव करेंगे तो मेरे पास आएगा के ईटा आर वी, आएगा ये मेरे पास ड्राइव करके, यही आएगा ना, के तो नहीं पता चल पाएगा, यहाँ तक हम पहुंचेंगे। तो ये एफ का हम निकाल लेंगे, हमको पता है एम एल टी माइनस 2। तो इस तरफ भी कितना आना चाहिए, एम एल टी माइनस 2, देखते हैं, आइए देखते हैं आता है कि नहीं, आइए देखते हैं आता है कि नहीं। के को ऐसे ही रखते हैं, ये ईटा का होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ठीक है। आर का हो जाएगा एल, आर का हो जाएगा एल, क्योंकि आर रेडियस है, वी स्पीड है, तो उसका हो जाएगा एल टी माइनस 1। आइए देखते हैं कि आता है कि नहीं। के तो ये हो जाएगा एम, ये माइनस 1 है ना, हाँ, तो यहाँ से एक एल गया, तो एक एल बचेगा, तो एल टी माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि इधर भी आ रहा है एम एल टी माइनस 2, इधर भी आ रहा है, मतलब कि ये दोनों मैच कर गया। इस तरफ भी एम एल टी माइनस 2, इस तरफ भी एम एल टी माइनस 2, यानी ये जो होगा ये हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा करेक्ट। और देखिए आप ये निकाला ड्राइव करके, कांस्टेंट से कोई मतलब भी नहीं, कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों डायमेंशनली इक्वल आ रहा है। तो कांस्टेंट अगर आप जस्टिफाई नहीं भी कर पाए तो ये फॉर्मूला दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही हो जा रहा है, बिना कांस्टेंट के भी आप काम कर लिया। अब इसमें देखिए, तो ये वाले में देखिए, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग चेक करते हैं। आइए, फॉर्मूला है मेरे पास चौथा नंबर, फॉर्मूला है एफ बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में ये फोर्स का होगा, हम लोग जो निकाल के लेके आएंगे, हम लोग जो निकाल के लेके आएंगे वो होगा के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। अब यहां से फोर्स का तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का हो जाएगा। के का तो पता नहीं, मास का हो जाएगा m, ये वाले मास का भी m, और इसका l स्क्वायर हो जाएगा। k तो ऐसे ही रहेगा। क्या ये इक्वल हो पाया, नहीं हो पाया। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, k तो आ गया ऐसे ही, यहां से हो रहा है m स्क्वायर l माइनस 2, ये आ रहा है, और इसका आ रहा है m l t माइनस 2, ठीक है। क्या ये और ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों। और देखिए मतलब कि ये k जो है यहां पर, ये जो g है, ये g मामूली कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट जानना इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये कांस्टेंट जानना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें भी कांस्टेंट जानना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें तो खैर कांस्टेंट था ही नहीं, लेकिन इसमें कांस्टेंट जानना इंपॉर्टेंट है। और जो आपका कांस्टेंट का यूनिट जानना, कांस्टेंट के बारे में जानकारी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का जब यहां पर यूनिट आएगा, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट का जब यहां पर यूनिट आएगा तो ही वो ये फॉर्मूला दे पाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। यानी ये जो हम डराइव किए ये गलत है ना, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग डराइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिख देते हैं हम, ये डराइव नहीं हो सकता, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। ये डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा। लास्ट वाला सवाल अगर समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो बताइए कि समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए चाहे तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे, देख लेते हैं क्या टॉपिक है। एरर ही ऐसा लग रहा है हमको मोस्ट प्रोबेबल, देख लेते हैं क्या टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।